ताकि सबको आत्म संतुष्टि का अनुभव हो सके। ये डॉक्टर नंदन प्रसाद गंगवार जी हैं, उन्होंने अपना प्रश्न भेजा है। मैं आदरणीय भाई साहब जी से अनुरोध करता हूं कि उनका प्रश्न का उत्तर दे करके उनके मन के भावों को शांत करें। त्रिलोचन जी को और सब मित्रों को फिर से नमस्कार। ये जितने प्रश्न मैंने देखे हैं, इन प्रश्नों में एक कॉमन बात है, वो पहले कहता हूं। दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनको यह लगता है कि व्यवस्थाओं में परिवर्तन हो जाए तो चीजें अपने आप बदल जाएगी। वास्तव में यह अधूरा सच है। मनुष्य के निर्माण में व्यवस्थाओं की बड़ी भूमिका है, लेकिन व्यवस्थाओं का निर्माण भी मनुष्य ही करता है। इसलिए यह एक साइकिल है, चक्र है कि व्यवस्था मनुष्य को ढालती है और मनुष्य व्यवस्थाओं को ढालता है। और इसलिए व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दो, व्यवस्थाएं दुरुस्त करने से सब कुछ दुरुस्त अपने आप हो जाएगा, यह अधूरा सच है। पूरा सच यह है कि यदि समाज अपने अभ्यंतर को, अपने को भीतर से नहीं बदलता है तो व्यवस्थाएं उसको एक सीमा से अधिक ठीक नहीं कर सकती। इसलिए युक्ति संगत व्यवस्थाएं होनी चाहिए, व्यावहारिक व्यवस्थाएं होनी चाहिए, लेकिन उन व्यवस्थाओं को संचालित करने वाला, उन व्यवस्थाओं को जीने वाला जो समाज है वह भी आंतरिक रूप से ताकतवर होना चाहिए। हमारे देश में विविधताएं हैं। विविधताओं की जो बात कह रहे हैं प्रश्नकर्ता, तो उनके मन में धारणा यह है कि विविधताएं और एकात्मता में कोई विरोध है परस्पर। विविधता और एकात्मता में कोई विरोध नहीं है। वास्तव में वैविध्य एकात्मता को समृद्ध करता है। जितना वैविध्य होगा उतनी एकात्मता सुंदर होगी। और इसलिए एक सूत्र में कैसे बांधते हैं, मैं उदाहरण देता हूं आपको। भारत की हर महिला एक अलग आइडेंटिटी है। ईच एंड एवरी वुमन इज सॉवरेन। लेकिन हर व्यक्ति माँ की कविता करता है, माँ की प्रशंसा करता है और माँ के बारे में कुछ कहा जाता है। अब हर स्त्री तो अलग है, फिर ये माँ का, तो माँ की कविताएं, माँ के गीत, माँ की कहानियां, ये कॉमन कैसे आती है? ये कॉमन ऐसे इसलिए आती है कि मातृत्व की साधना और मातृत्व के बारे में धारणा हमारे देश के लोगों ने युगों से प्रयत्नपूर्वक बनाई। परिणामतः मातृत्व का स्वरूप निखरा। एक मातृत्व है नेचुरल, जननी होती है माँ। लेकिन आप देखेंगे कि भारत की माँ और यूरोप की माँ एक सी नहीं है। यूरोप की माँ, भारत की माँ और अफ्रीका की माँ एक सी नहीं है। तो मातृत्व की किंचित एकात्मता सब में है, पर समाज की प्रखर विविधताएं भी सब में है। और इसलिए समाज अपने व्यवहार से अवधारणाओं में एक सूत्रता लाता है। जब हमारे देश की अनपढ़ महिला भी बात करती है कि धरती माता से कैसा व्यवहार करें, जल से कैसा व्यवहार करें, वायु से कैसा व्यवहार करें, वृक्ष से कैसा व्यवहार करें, तो यह धारणा हिमालय से कन्याकुमारी तक के सब लोगों में एक साथ कैसे आई? तो इसके लिए जरूरी होता है कि ये जो विविधताओं से युक्त समाज है, उस समाज में एक जमाने में हमारे लोगों ने एकात्मता के लिए सत्संग, तीर्थ यात्राएं, मेले, कीर्तन, अनुष्ठान, इन सब का उपयोग करके हमारी अवधारणाओं में एकात्मता स्थापित की थी।
अब इनमें एकात्मता भी है, इनमें वैविध्य भी। आप पाएंगे कि हमारी विवाह संस्था है, उसमें वैदिक मंत्र तो कॉमन है, पर आप पाएंगे कि हर जाति हर समुदाय में उसके रिचुअल्स हैं वो अलग अलग। तो एकात्मता वैविध्य को निषेध नहीं करती है, वैविध्य एकात्मता में बाधा भी नहीं बनते हैं। कठिनाई तब होती है जब हम विविधता को विभेद में बदल देते हैं। विविधता को विभेद में बदलना यह एक प्रकार का विकार है, और वैविध्य को परस्पर पूरक और अपने आप को पूर्ण करने वाला समन्वित रूप में पेश करता है, तो वह एकात्मता को पुष्ट करता है। इसलिए मैं समझता हूं एकात्म मानव दर्शन हमको एक दृष्टि देता है, और वह दृष्टि है वैविध्य को सुरक्षित रखते हुए एकात्मता की स्थापना करना। ये साधना और तपस्या का काम है, और मैं समझता हूं कि जैसी साधना तपस्या हमारे पूर्वजों ने की थी वैसे हमें भी करनी पड़ेगी। तो हम एक सूत्र पे पोने का मतलब सबको एक रूप करना नहीं है, एक सूत्र पे मतलब सबको नियंत्रित करके एक धागे से बांध भी नहीं देना है। तो व्यक्ति की जो भीतरी सृजनशीलता है, स्वातंत्र है, उसको बनाए रखना है। लेकिन हमारा परिचय है अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी ब्रह्म हूं, तू भी ब्रह्म हो। तो ये दिखने वाला जो भेद है, दिखने वाला भेद, इसको समझेंगे तो पाएंगे कि हम अलग नहीं है। अलग नहीं है तो हमारे विचारों का भेद यह ऊपरी है, इसको हम ठीक कर सकते हैं। और ठीक करने की प्रक्रिया हमारे पूर्वजों ने बताई है, वो है वादे वादे जायते तत्वबोध। इसलिए समाज में निरंतर संवाद, समाज में निरंतर अध्ययन, समाज में निरंतर संपर्क, समाज के भीतर की आभ्यंतरिक ईमानदारी जितनी मात्रा में ताकतवर होगी, उतनी मात्रा में इस एकात्मता को हम प्राप्त कर सकेंगे। मैं समझता हूं नंदन जी इतना पर्याप्त है आपके सवाल के जवाब में। त्रिलोचन जी। हाँ डॉक्टर नंदन जी। जी प्रणाम भाई साहब, मैं संतुष्ट हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका मार्गदर्शन मुझे हमेशा मिलता रहेगा। धन्यवाद मित्र। अगला प्रश्न मैं लेता हूँ। ज्योतिर्मय भारतीय जी का है, एकात्म मानव दर्शन हमारे प्रेरणा का दर्शन है, वो तभी वास्तविक धरातल पर फलीभूत हो सकता है जब जनप्रतिनिधि, मंत्री व शासन सत्ता अनुसरण करे। क्या इसके लिए कोई कार्य योजना है? ऐसा इन्होंने प्रश्न किया है आदरणीय भाई साहब। ज्योतिर्मय जी, समाज में किसी एक वर्ग को चिन्हित करके बात करना कि यह वर्ग ठीक हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएंगे, और यह वर्ग खराब हो जाएगा सब खराब हो जाएंगे, यह समाज शास्त्र का समुचित विवेचन नहीं है। और इसलिए वो अपने यहाँ कहा था ना, सांप को क्या मारते हो, सांप की माँ को मारो। तो आपको यदि लगता है कि हमारे जनप्रतिनिधि, मंत्री और ये सब सांप बन गए हैं तो इनकी माँ को मारो। माँ कौन है इनकी? इनकी माँ है मतदाता। और इसलिए समाज का नेतृत्व समाज को प्रभावित करता है, और स्वयं समाज नेतृत्व को प्रभावित करता है। तो नेतृत्व भी ऐसा होना चाहिए जिसका समाज पर प्रभाव हो, और समाज भी ऐसा होना चाहिए जिसका नेतृत्व पर प्रभाव हो। और इसलिए आप लोगों ने जो सत्र रखा था उसमें लोकमत परिष्कार पर हमने चर्चा की थी, और इसलिए जिस प्रकार का मतदाता होगा उस प्रकार का जनप्रतिनिधि होगा, जिस प्रकार का जनप्रतिनिधि होगा उस प्रकार की हमारी कार्यपालिका, मंत्रिमंडल वाले सब होंगे। वे सब अच्छे हों यह चाहना सरल है, पर वे बुरे क्यों बनते हैं यह जाने बिना
इस चाहत की आपूर्ति नहीं हो सकती। और इसलिए आप पाएंगे कि आज हमारे जनप्रतिनिधियों में जितने दोष हैं, वे दोष कोई उनमें ओरिजिनल नहीं है, वे दोष वो समाज से ही पाते हैं। वे दोष, उनके दोषों का पालन उनका परिवार करता है, उनके दोषों का पालन उनके मित्र करते हैं, उनके दोषों का पालन उनकी जाति करती है, उनके दोषों का पालन उनके क्षेत्र करता है। इसलिए मुझे लगता है कि ये पूरा सच नहीं है कि ये सारे जो हमारे नेता हैं वो दोषों के लिए व्यक्तिगत तौर पर अकेले जिम्मेदार हैं। व्यक्तिगत तौर पर वे भी जिम्मेदार हैं, पर समाज के तौर पर उनका परिवार, उनके मित्र, उनकी जाति, उनका क्षेत्र, ये सब जिम्मेदार है। यदि ये उनका परिवार, उनके मित्र, उनकी जाति, उनका क्षेत्र उनके दोषों को स्वीकार न करे तो उनके दोष कहाँ टिकेंगे? उनके दोष रह ही नहीं सकते। इसलिए दोषों के लिए व्यक्ति विशेष जितना जिम्मेदार है उतने को पहचानना चाहिए, और यह भी जानना चाहिए कि ये जिम्मेदारी सांझी है, सांझी है। और सांझी जिम्मेदारी के नाते हमको अपनी जो सामाजिक संस्थाएं हैं, यानी परिवार संस्था, विवाह संस्था, जाति संस्था, गोत्र संस्था, इन सब को दुरुस्त करने की चिंता करनी चाहिए। ये दुरुस्त होंगे तो हमारे प्रतिनिधि भी दुरुस्त होंगे। तो मुझे लगता है कि लोकमत परिष्कार पर ध्यान देंगे तो ये समस्या वैसी नहीं रहेगी। ज्योतिर्मय जी, इतना पर्याप्त है ना? तो लगता है उपलब्ध नहीं है भाई साहब। मैं अगला प्रश्न लेता हूँ। हाँ, डॉक्टर मंजू बघेल जी का। लोकमत परिष्कार विषय के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा। भारतीय राजनीति में मतदाता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, पर क्या मतदाता निर्णायक भूमिका में होता है? ऐसा उन्होंने प्रश्न किया आदरणीय भाई साहब। सही प्रश्न है। लोकमत परिष्कार पर चर्चा तो अपन ने की ही है, पर क्या मतदाता निर्णायक है? क्या मतदाता निर्णायक है में यह जानने की जरूरत है कि मतदाता का निर्णय क्या है। मतदाता अपने निर्णय में निर्णायक है, पर क्या मतदाता का निर्णय सटीक है? यदि मतदाता का निर्णय यह है कि X को हटाओ और Y को लाओ, तो निर्णायक तो है वो X को हटा देता है, Y को ले आता है। पर उसने X को क्यों हटाया और Y को क्यों लाया,